प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 गणित अध्याय 1 संबंध एवं फलन पर चर्चा करेंगे। हम आप संबंध को अच्छी तरीके से समझ चुके हो, आप संबंध पर क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हो। उम्मीद है कि संबंध आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको संबंध क्लियर हो गया है तो फंक्शन को, फलन को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि डिफिनीशन जो है संबंध ही से निकली है फलन की। इसलिए अगर आपको संबंध में डाउट है, उसका कॉन्सेप्ट, उसकी संकल्पना आपको क्लियर नहीं है, तो आप जो है दोबारा जाकर के पिछली वीडियो को आप देखें, इसमें लिंक दी हुई है, उसको ज़रूर देखें। क्योंकि जब तक आप संबंध को नहीं समझोगे फलन नहीं समझ सकते हो। अभी आप देखो कैसे मैं कुछ डिफिनीशन दे रहा हूं संबंध को। मैं आपको संबंध को, मैं फलन को संबंध के आधार पर भी समझाऊंगा और मशीन का एग्जाम्पल देकर भी समझाऊंगा। दो तरीके से मैं समझाने का आपको कोशिश करूंगा। तो पहले मैं संबंध, चूंकि आप संबंध पढ़ चुके हो तो संबंध ही से मैं फलन की परिभाषा निकालूंगा। देखिए, समुच्चय ए से समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर फलन कहलाता है। फलन कहलाता है यदि ए के प्रत्येक अवयव, ए के प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव से अलग अलग संगुणित, प्रत्येक अवयव से अलग अलग संगुणित माने इसको इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएटेड। एक डिफिनीशन, एक परिभाषा हमने दिया। दूसरी परिभाषा दे रहे हैं संबंध आर, यहां लिखेंगे संबंध आर ए से बी में, या ठीक है ऐसे भी ठीक है। संबंध ए से समुच्चय बी में संबंध आर, ठीक। दूसरी डिफिनेशन में दे रहा हूं ए से बी में संबंध आर फलन कहलाता है यदि ए का प्रत्येक, ए के प्रत्येक अवयव का बी में अलग अलग प्रतिबिंब हो। एक डेफिनेशन तय हो गई। तीसरी डेफिनेशन बता रहा हूं, ए से बी में संबंध आर फलन कहलाता है यदि ए के प्रत्येक इनपुट के लिए बी में अलग अलग आउटपुट्स हों। ये मैंने 3 डिफिनेशन आपको फलन की बताई। अब ये डिफिनेशन से आपको समझ में नहीं आएगा, फिगर से मैं अब बता रहा हूं आपको, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देखते हैं
क्योंकि संबंध पर सामने परिभाषा लिखाई गई है। अब एक संबंध का एग्जाम्पल लेते हैं, संबंध R फ्रॉम समुच्चय ए टू समुच्चय बी में कुछ संबंध हम डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं। नंबर 1, R1 इज इक्वल टू, और ये भी ले लेते हैं, एलिमेंट लेते हैं, ए इज इक्वल टू 1 2 3 और बी इज इक्वल टू 4 5 6 7 ले रहे हैं। हम संबंध R1 डिफाइन कर रहे हैं 1 4 2 5 और 3 6 एक संबंध है, हमने डिफाइन किया। इसका फिगर देखिए क्या बनेगा। इसके एलिमेंट क्या है 1 2 3, इसके एलिमेंट क्या है 4 5 6 7। ए से बी में ये सेट ए है, ये सेट बी है। संबंध जो है यहाँ पर R1 ले लिया। 1 का 4 से संबंध है, 2 का 5 से संबंध लिया, 3 का 6 से लिया। दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, R2 इज इक्वल टू, मैं ले रहा हूं 1 4 और 2 5 और 2 7 2 7 एक गया। अब इसको देखो फिगर से बताते हैं। सेट ए सेट बी, इसके अंदर एलिमेंट क्या है, वही एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7। एक का संबंध 4 से है, ये रिलेशन हमने संबंध R2 रखा है। 2 का संबंध 5 से है और 2 का संबंध 7 से भी है। ठीक है, आइए फिर तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं। R3 इज इक्वल टू, ले रहे हैं 1 4 1 5 1 6 ले लिया। इसको फिगर से देखते हैं। सेट ए सेट बी 1 2 3 4 5 6 7। 1 का 4 से संबंध है, 1 का 5 से भी है, 1 का 6 से भी है। चौथा एग्जांपल लेते हैं। R4 इज इक्वल टू, ले लिया 1 4 1 4 2 4 एंड 3 4। इसको फिगर से दिखाते हैं। सेट ए सेट बी संबंध R4 1 2 3 4 5 6 7 1 4 2 4 एंड 3 4। ये हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं संबंध का। R5 इज इक्वल टू, हम ले रहे हैं 1 4 और 2 5 और 3 7 3 6 और 1 5 भी ले लिया। इसको फिगर देखते हैं। सेट ए हमारा है, ये सेट बी है। संबंध इससे
ए से बी में है, उस संबंध को हमने डिफाइन किया R5 से। इसके अंदर एलिमेंट 1 2 3, इसके अंदर एलिमेंट है 4 5 6 7। 1 का संबंध 4 से और 1 का संबंध 5 से भी है। 2 का संबंध 5 से है और 3 का संबंध 6 से है। ये सब संबंध के हमने उदाहरण दिए हैं, आप पढ़ भी चुके हो। अब इसमें कौन सा संबंध फलन होगा, अब आइए परिभाषा देखते हैं। समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध R फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव से अलग अलग संगुणित हों, अलग अलग एसोसिएटेड हों, यानी या अलग अलग प्रतिबिंब उनका हो। अब देखिए, समुच्चय ए का अवयव 1 से इसके 4 से संबंध है, 2 का 5 से है, 3 का 6 से, यानी अलग अलग है। इसलिए इस संबंध को हम क्या कहेंगे, इस संबंध को हम फलन कहेंगे। ये क्या हो गया, फलन हो गया। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 1 का संबंध 4 से है, 2 का संबंध 5 से है और 2 का 7 से भी है। और हमने क्या कहा है कि संबंध अलग अलग अवयवों से होना चाहिए। एक अवयव का संबंध एक से ज्यादा लोगों से नहीं हो सकता। यहां क्या है, 2 का संबंध 5 से भी कायम है और 2 का संबंध 7 से भी है। ये नहीं हो सकता। संबंध यूनिक होना चाहिए, एक से होना चाहिए। जब एक से ज्यादा हो जाएगा तो संबंध फलन नहीं होगा। तो हमारा ये वाला एग्जाम्पल ये फलन नहीं है। तीसरा ये चेक करते हैं। कहा गया ए के प्रत्येक अवयव वाई के अलग अलग अवयवों से कनेक्टेड हो, संगुणित हो, एसोसिएटेड हो, या ए सेट ए के प्रत्येक अवयव का इमेज जो है अलग अलग हो। यहाँ क्या भैया, यहाँ तो एक जो है 4 से भी संबंध बना के रखा, 5 से भी बना के रखा, 6 से भी बना के रखा, 7 से भी बना के रखा, तो ये भी जो है हमारा फलन नहीं हुआ। तो संबंध R3 फलन नहीं है। अब आइए R4 पर चेक करते हैं। 1 का संबंध 4 से है, 1 का संबंध 4 से है और 2 का संबंध भी 4 से है, 3 का 4 से है। तो प्रत्येक अवयव का यूनिक संबंध है, अनोखा संबंध है। इसलिए R4 क्या होगा, ये फलन होगा। क्योंकि बताया गया है कि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव B के प्रत्येक अवयव से अलग अलग संगुणित हो। मतलब ये हुआ कि A का एक अवयव का संबंध B के 2 अवयव से या 2 से ज्यादा अवयव से नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो सिर्फ एक का संबंध एक ही से है, 4 से है। 2 का संबंध एक ही अवयव यानी 4 से है। 3 का संबंध एक ही अवयव यानी 4 से है। इसलिए संबंध R4 जो है क्या है, ये फलन है। अब आइए R5 को चेक करते हैं। 1 का संबंध 4 से है, 1 ने 5 से भी संबंध बना रखा है, यानी इसके एक अवयव 1 ने 2 अवयवों से संबंध बना रखा है, रिलेशन कायम कर रखा है। इसलिए ये भी फलन नहीं है। तो फलन इसमें है क्या, एक फलन ए है और एक फलन ए है। बाकी 3 जो संबंध दिए हुए हैं, तीनों संबंध फलन नहीं है। तो अब हम इसको जो नहीं है उनको हम मिटा दे रहे हैं, फिर आगे आपको बताते हैं कि ये रिलेशन जो दिया हुआ है ये फलन है। ये भी रिलेशन क्या है, फलन है। अब इसको हम क्या कहेंगे, अब इस रिलेशन को हम एफ कहेंगे। अब इस फिगर को ऐसे बनाएंगे, सेट ए सेट बी 1 2 3 4 5 6 7। अब ये रिलेशन जो है क्या कहलाएगा, फलन कहलाएगा। स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। अब हम क्या कहेंगे, 1 का संबंध 4 से है। अब ये ना कह करके हम कहेंगे 1 का प्रतिबिंब 4 है। 1 का इमेज क्या है,
4 है, 2 का इमेज क्या है 5 है, 3 का इमेज क्या है 6। तो फलन होने के लिए शर्त है कि इसके प्रत्येक अवयव को कनेक्ट होना चाहिए। अगर एक भी अवयव छूट गया तो उसे हम फलन नहीं कहेंगे। देख रहे हैं इसमें 1 2 3 ये 3 अवयव हैं, तीनों का जो है कहीं किसी न किसी से अलग अलग अवयवों से कनेक्शन है, एसोसिएशन है। ठीक है, तो अब 4 इमेज है एक का, इसे लिखेंगे 4 इज इक्वल टू या 1। क्या लिखेंगे, हमने बताया था कि अगर इसके अंदर कोई सेट ए है, ए बी है, एफ से फंक्शन एफ है, इसके अंदर एक्स एलिमेंट है, इसके अंदर वाई, एक्स का इमेज वाई है, तो लिखा जाता है वाई इक्वल टू एफ एक्स। वाई को क्या कहते हैं, वाई को कहते हैं प्रतिबिंब। वाई प्रतिबिंब है किसका, एक्स का। क्या लिखेंगे, वाई एक्स का प्रतिबिंब है। अब एक्स को क्या कहेंगे, प्री इमेज कहेंगे। वाई को क्या कहेंगे, प्रतिबिंब। इसको क्या कहेंगे, प्री इमेज, यानी पूर्व प्रतिबिंब कहेंगे। इसको कहेंगे प्री इमेज। इसको क्या कहेंगे, इमेज कहेंगे। तो y भी इमेज है, और चूंकि y इक्वल टू एफ एक्स है, इसलिए इसको भी हम वही कहेंगे, वही चीज, दोनों एक ही चीज है। लेकिन x क्या चीज है, x सेट ए में बिलोंग कर रहा है, इसलिए x को क्या कहेंगे, प्री इमेज कहेंगे। तो 1 का इमेज 4 है, तो 1 क्या है, 1 प्री इमेज है। 1 क्या है, 1 जो है प्री इमेज, और 4 क्या है, इमेज। ऐसे ही 5 जो है प्रतिबिंब है किसका, 2 का। 6 प्रतिबिंब है किसका, 3 का। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। ऐसे यहाँ पर भी है, 4 इमेज है 1 का, 4 इमेज है 2 का, और 4 इमेज है 3 का। तो इस तरह से फलन की। अब और आप हम तीसरी डिफिनेशन देखते हैं। अच्छा, एक चीज और है, अब जब ये फलन है तो फलन में इसका डोमेन होता है प्रांत, कोडोमेन और रेंज होता है। इसको मैं आपको बताता हूं कि डोमेन, रेंज और ये क्या होता है। अब देखिए, इसके लिए, इसमें जो है, इस क्वेश्चन के लिए डोमेन यानी प्रांत एफ का प्रांत बराबर, तो प्रांत क्या होता है, सेट ए, समुच्चय ए के जितने भी एलिमेंट होते हैं किसी फलन में, समुच्चय ए के, या जो भी नाम दिया है, एक्स दिया है, वाई दिया हुआ है, तो फलन ए के जितने भी अवयव होते हैं उनके समुच्चय को क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं या प्रांत कहते हैं। यहाँ कौन कौन एलिमेंट है, 1 2 3। तो हमारा जो है सेट्स डिफाइन क्या है, एफ फ्रॉम ए टू बी है। अब सेट जो डिफाइन हो गया, परिभाषित हो गया, एफ फ्रॉम यानी ए से बी में फलन है, तो यही बराबर हो गया सेट ए के, इसका डोमेन। परिसर क्या होता है, सेट बी के वे सारे अवयव, सेट बी के वे सारे अवयव जो सेट ए के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब हो। तो आप देख रहे हो 4 प्रतिबिंब है, 5 है, 6 है, तो एफ का परिसर हो जाएगा, फलन एफ का परिसर बराबर 4 5 6, इस एग्जाम्पल के लिए है। और सहप्रांत, इसको सहप्रांत कहते हैं, एफ का सहप्रांत बराबर क्या हो जाएगा, तो सेट बी के सारे एलिमेंट जो होते हैं, चाहे वो किसी के इमेज हो या ना हो, वो क्या कहलाते हैं, सहप्रांत। तो सहप्रांत क्या है, 4 5 6 7, यही चीज क्या, हमारा सेट बी है। इसका मतलब एफ फ्रॉम ए टू बी है, तो बी को हमेशा क्या कहेंगे, सहप्रांत कहेंगे, और ए को क्या कहेंगे, ए को प्रांत कहेंगे। और
सह प्रांत के वे अवयव जो किसी न किसी अवयव के इमेज हो उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें परिसर कहेंगे। ये तो इस एग्जाम्पल के लिए हमने आपको प्रांत बताया, परिसर बताया, सह प्रांत। इस एग्जाम्पल के लिए आप देखो ये भी जो है फलन है, तो इसका डोमेन क्या हो गया, प्रांत क्या हुआ 1 2 3 हुआ। परिसर क्या हुआ, सिर्फ 4 है परिसर, क्योंकि 4 ही जो है इमेज है, 1 का भी है, 2 का भी है, 3 का भी है। और इसका सह प्रांत क्या हुआ, तो सह प्रांत 4 5 6 7 हो गया। क्लियर। अब मैं आपको दूसरे ढंग से इसको समझाता हूं। अब मैं आपको इस चीज को, फलन को एक मशीन के रूप में समझाता हूं, मशीन का एग्जांपल दे करके, क्योंकि मशीन आप समझते हो, कोई मशीन हम दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक जूसर मशीन का एग्जांपल देते हैं आपको। जूसर मशीन से क्या निकलता है, जूस निकलता। आप सब जानते हो, बहुत से घरों में जूसर होगा, नहीं होगा तो आपने मार्केट में जूसर से जूस निकालते हुए देखा। तो अब जूसर मशीन के अंदर जब मौसमी डाली जाती है तो मौसमी का जूस निकलता है। जब उसके अंदर सेब डाला जाता है तो सेब का जूस निकलता है। जब उसके अंदर संतरा डाला जाता है तो संतरे का जूस निकलता है। तो मशीन के अंदर, जूसर के अंदर जब आपने संतरा डाल दिया तो संतरे का जूस निकला। तो मशीन जो है इस तरह से वो बनाई गई है कि संतरा डालने पर संतरा का जूस निकलेगा, आम डालने पर आम का जूस निकलेगा, मैंगो एप्पल डालने पर एप्पल का जूस निकलेगा। तो जो आपने डाला, आम डाला तो आम का जूस निकला, तो आम हुआ इनपुट और आम का जूस क्या कहलाएगा, आउटपुट। आम डालने पर आम का शरबत निकला, आम का रस निकला, तो आम का रस जो है वो क्या कहलाएगा, आउटपुट। उसके अंदर आपने संतरा डाला तो संतरा इनपुट हुआ और संतरे का रस क्या हुआ, उसका आउटपुट हुआ। उसके अंदर आपने कोई और फल डाल दिया, अनार डाल दिया तो अनार का रस निकलेगा, अनार का जूस निकलेगा। तो अनार हुआ इनपुट और उसका जो जूस निकला, अनार का जूस निकला, वो उसका आउटपुट। तो ये मशीन जो है, जूसर मशीन फल के लिए बनाई गई है। तो जितने फल हैं वो सब उसके इनपुट हुए और उससे जो शरबत बनता है, रस निकलता है, जूस निकलता है, वो उसका हुआ आउटपुट। तो मशीन इस तरह की। अब बताइए ज़रा, एक चीज़ मैं पूछूं आपसे कि जूसर मशीन में अगर हम पत्थर डाल दें या ईंट के टुकड़े डाल दें तो आप बताइए क्या निकलेगा उसमें से, क्या तब भी कोई रस निकलेगा, कोई जूस निकलेगा? क्या मशीन एक्सेप्ट करेगी उस चीज़ को? नहीं एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि वो मशीन जो है, वो इंस्ट्रूमेंट ऐसा सेट किया गया है, ऐसा बनाया गया है कि वो फ्रूट्स के लिए उसके इनपुट फ्रूट ही हैं, उसके इनपुट फल ही हैं। फल के अलावा कोई चीज़ डाल दोगे तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। यानी फल के अलावा कोई चीज़, उसमें लकड़ी आप डाल दो तो क्या कोई रस निकलेगा, कोई जूस निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसका मतलब जूसर मशीन जो है वो एक ऐसी डिवाइस है, वो ऐसी मशीन है जो स्पेशली फल के लिए बनाई गई है। तो फल डालोगे तो फल को एक्सेप्ट कर लेगी और उसके बाद उसका प्रोडक्ट देगी, कुछ निकालेगी, यानी रस निकालेगी। इसलिए जूसर मशीन के लिए फल क्या हुआ, उसका इनपुट हुआ और जो जूस निकला उसका हुआ आउटपुट। अब इसको मैं एक फिगर के जरिए समझाता हूं आपको। जूसर मशीन, जूसर मशीन आप देखिए। अब जूसर मशीन को मैं एक, जैसे हमने रिलेशन को आपको बताया, फंक्शन बताया, एक डायग्राम के जरिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ये जूसर मशीन है, इसके अंदर डाला हमने आम डाल दिया,
तो क्या निकलेगा? आम का शरबत निकलेगा। इसके अंदर संतरा डाल दिया तो क्या निकलेगा? संतरा का शरबत। इसके अंदर डाल दिया हमने सेब डाल दिया तो क्या निकलेगा? सेब का शरबत निकलेगा। तो यहां आम, संतरा, सेब क्या हुआ? इनपुट हुए। इसी को डोमेन कहेंगे। तो ये सब क्या हो गए? इनपुट्स। ये क्या हो गए? आउटपुट्स हो गए। अब यहां पर देख रहे हो, इसी चीज को क्या कहेंगे? डोमेन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम? आम से आम का शरबत निकला तो ये हो गया रेंज इसका। संतरा से संतरा का शरबत मिल गया तो ये हो गया इसका रेंज। तो रेंज में क्या हो जाएगा? आम का शरबत, संतरा का शरबत और सेब का शरबत, इसका रेंज हो जाएगा। डोमेन में क्या हो जाएगा? यानी प्रांत में आम कामा संतरा कामा सेब। तो यहां मेरा कहने का मतलब ये था कि ये डिवाइस जो जूसर मशीन है स्पेशली फल के लिए बनाई गई है। फल को डालोगे तभी उसका रिजल्ट निकलेगा। पत्थर डालोगे तो पत्थर को ये मशीन एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसका मतलब इस मशीन का इनपुट केवल फ्रूट ही हो सकते हैं, फल ही हो सकते हैं। बस में आई। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं। सबके घर में इलेक्ट्रिक बोर्ड होते हैं। उस बोर्ड में जरूरत के हिसाब से स्विच होती है, जिसकी जैसी जरूरत हो। मैं ऐसा एग्जांपल लेता हूं कि मान लिया बोर्ड में थ्री स्विच है और स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3। ये बोर्ड है इलेक्ट्रिक बोर्ड। ये है मशीन। यहां पर मान लिया कमरे के अंदर, रूम के अंदर 2 फैन लगे हुए हैं, F1, F2, बल्ब B1 और बल्ब B2। स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3। स्विच 1 का कनेक्शन मान लिया फैन 1 से है। तो जब स्विच 1 को S1 को ऑन करेंगे तो क्या चलेगा? फैन 1 चलना शुरू हो जाएगा। तो S1 जो हुआ इस फैन के लिए क्या हुआ? इनपुट हुआ। और स्विच को ऑन करते ही ये फैन चलने लगा तो ये हो गया, फैन का चलना हो गया, आउटपुट हो गया। फिर मान लिया स्विच 2 का कनेक्शन F2 से है। तो जब आप स्विच 2 को ऑन करोगे तो दूसरा वाला पंखा चलना शुरू हो जाएगा। क्या ऐसा भी हो सकता है कि आप स्विच 2 को ऑन करो F1 भी चलना शुरू हो जाए? नहीं होगा, क्योंकि स्विच 2 का कनेक्शन F2 से दिया हुआ है। तो F2 के लिए इनपुट क्या हुई? स्विच 2 हुई और आउटपुट क्या हुआ? F2 हुआ। यहां काम शुरू हो गया। स्विच 3 का कनेक्शन बल्ब 1 से है। जब स्विच 3 को ऑन करोगे तो बल्ब 1 जलने लगेगा। क्या बल्ब 2 भी चलने लगेगा? नहीं जलेगा, क्योंकि उसका कनेक्शन नहीं किसी से है, किसी स्विच से नहीं है। तो आप देख रहे हो, क्या ऐसा भी हो सकता है कि S1 को आप लगाओगे सब चलने लगेंगे? ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि यहां हर स्विच का अलग अलग कनेक्शन दिया हुआ है। तो अगर इसको हम एलिमेंट मान लें, इसको भी एलिमेंट मान लें, तो हर एलिमेंट के लिए अलग अलग जो है आउटपुट। तो ये हो गया, हर इनपुट के लिए अलग अलग आउटपुट आ रहा है। तो डिफिनीशन हमने इनपुट और आउटपुट के लिए बारे में दी हुई है। समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध R फलन कहलाता है यदि ए के प्रत्येक इनपुट्स के लिए
बी में अलग अलग आउटपुट्स हों। तो आप देख रहे हो स्विच 1 को ऑन करने पर F1 चलना शुरू हो गया, तो स्विच 1 इनपुट हुआ, F1 आउटपुट हुआ। स्विच 2 को ऑन करने से फैन F2 चलना शुरू हो गया, तो स्विच S2 क्या हुआ, इनपुट, और ये हुआ आउटपुट। S3 के ऑन करने पर बल्ब 1 जलने लगा, तो क्या हुआ, इनपुट हुआ, ये हुआ आउटपुट। यानी फॉर एवरी आउटपुट इनपुट, प्रत्येक इनपुट के लिए अलग अलग आउटपुट है, इसलिए क्या हो गया, इसलिए ये फंक्शन हो गया। और वैसे भी आप फंक्शन ऐसे भी समाज के अंदर आप लोग बोलते हो, जब कोई सामान खरीदना होता है तो एक दूसरे से अपने दोस्तों यारों संपर्क करते हो कि भैया फला मशीन हमको लेनी है, बताओ इसका फंक्शन कैसा है। फंक्शन माने वर्क, फंक्शन माने इसका वर्क क्या है, ये ऑपरेट कैसे होती है। जैसे जूसर में आप पत्थर डाल दोगे तो नो रिस्पांस मिलेगा, ऐसे ही यहां पर स्विच S1 को ऑन कर दोगे तो क्या कूलर चलना शुरू हो जाएगा, नहीं चलेगा। तो हर चीज का फंक्शन यहां पर अलग अलग दिया हुआ है। तो आप समझ गए होगे इनपुट आउटपुट के बेसिस पर मैंने जो डिफिनीशन दिया, ये सारे एलिमेंट क्या है, ये इनपुट्स हैं, ये क्या है, इसके आउटपुट्स हैं। अब कहा जाए इसका प्रांत क्या होगा, इस सेट का, इस फंक्शन का, तो प्रांत क्या होगा, S1 S2 S3। परिसर क्या होगा, F1 F2 B1, इसका परिसर हो जाएगा। क्लियर। अब हम ये तो हमने एक हमारे लाइफ से जोड़ करके एग्जांपल मैंने मशीन का दिया। अब मैं आपको कुछ फंक्शन का एग्जांपल देना चाहूंगा, तब हमारा ये मेन। अब हम कुछ मैथमेटिकल मशीन ले रहे हैं। अभी तो एक्चुअल मशीन आपने लिया जो हम आप यूज करते हैं अपने घरों में, लेकिन चूंकि यहां पर फंक्शन मैथमेटिक्स के बारे में हो रही है तो कुछ मैथमेटिकल मशीन ले रहे हैं। मैथमेटिकल मशीन या मैथमेटिकल फंक्शन। कुछ एग्जांपल लेते हैं। y इक्वल टू fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y और fx तो दोनों एक ही चीज है, आप जानते हो कि y और fx क्या है, प्रतिबिंब में किसके, x के। x क्या है, x क्या है, इनपुट, और fx क्या है, आउटपुट। y क्या है, आउटपुट। दूसरा हम लेते हैं एग्जांपल मैथमेटिकल मशीन का। y इक्वल टू fx इक्वल टू रूट x। ए मैथमेटिकल मशीन लिया। अब देखिए x की अब कुछ वैल्यू हम लेते हैं। यहां जो इनपुट होंगे मैथमेटिकल मशीन के जो एग्जांपल हमने लिया है, यहां पर मैथमेटिकल मशीन या मैथमेटिकल फंक्शन के जो इनपुट्स होंगे क्या होंगे, संख्याएं होंगी, और आउटपुट क्या होंगे, वो भी संख्याएं होंगी। जूसर में क्या था भैया, खाने पीने वाला सामान था। इलेक्ट्रिक बोर्ड में क्या था, आरामदेह चीजें थी उसमें लगी हुई थी, पंखे से हवा, लाइट से रोशनी। यहां पर वहां इनपुट जो इलेक्ट्रिक बोर्ड लिया था तो इनपुट वहां स्विच थी, आउटपुट क्या था, मशीनरी सामान थे, फैन थे, बल्ब थे। जूसर में इनपुट क्या था, फ्रूट्स थे, आउटपुट क्या था, उनके जूसेस थे। मैथमेटिकल मशीन हमने y इक्वल टू fx इक्वल टू एक्स लिया, यहां पर इनपुट क्या है, नंबर्स है, संख्याएं है, और आउटपुट क्या है, वो भी नंबर। अब आइए देखते हैं मैथमेटिकल मशीन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर में x इनपुट है और x स्क्वायर क्या है, ये आउटपुट। आप देखिए ये सारा जो है, ये जो है आउटपुट्स है, और x क्या है,
खाली एक्स की बात हम कर रहे हैं, इनपुट्स। अब एक्स की कुछ वैल्यू हम लेते हैं, चेक करते हैं कि ये मशीन जो है एक्स की कौन कौन वैल्यू को फॉलो करती है। जैसे जूसर के अंदर पत्थर डालने पर वो जूसर मशीन फेल हो जाती है, तो इसको चेक करते हैं कि क्या कोई ऐसा नंबर है, कोई ऐसा आउटपुट है, कोई ऐसी संख्या है जिसको डालने से ये मशीन जो है मैथमेटिकल मशीन फेल हो जा रही है। तो हम चेक करते हैं। आइए हम लेते हैं एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 ले रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू एफ 0 इक्वल टू 0 स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा। यानी 0 का 0 इनपुट के लिए आउटपुट क्या आया, 0 ही आया। x इक्वल टू 1 ले रहे हैं, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ 1 आएगा इक्वल टू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। यानी इनपुट 1 के लिए आउटपुट भी 1 है। x इक्वल टू हम -1 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं अभी, तो देखो y इक्वल टू क्या आ गया, f2 आया इक्वल टू 2 का स्क्वायर यानी 4 आ गया। x इक्वल टू अब -1 ले रहे हैं, तो y इक्वल टू आ जाएगा f ऑफ -1 इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। x इक्वल टू -2 ले रहे हैं, तो y इक्वल टू आ गया f ऑफ -2 इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया। आप देख रहे हो, x इक्वल टू √3 ले लिया, तो y इक्वल टू आ गया f ऑफ √3 f ऑफ √3 इक्वल टू √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 आ गया। x इक्वल टू 0.01/2 ले लिया या 2/3 ले लिया, 3/2 ले लिया, तो y इक्वल टू आ गया f ऑफ 3/2 इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया 9/4 आ गया। यहां पर आप देख रहे हो कि x यानी जो इनपुट हमने लिया है, पॉजिटिव नंबर भी लिया है, नेगेटिव नंबर लिया है, 0 लिया है, रूट लिया है, भिन्न लिया है, लेकिन जो आउटपुट्स आ रहे हैं सब पॉजिटिव आ रहे हैं। इनपुट क्या है, इनपुट में 0 भी है, पॉजिटिव नंबर भी है, नेगेटिव नंबर भी है, और रूट स्क्वायर रूट में भी है। यानी हर नंबर के लिए ये जो नंबर आ रहे हैं, इसके आउटपुट आ रहे हैं, वो सब पॉजिटिव आ रहे हैं। क्लियर? कोई भी, इसका मतलब x की कोई भी वैल्यू ले लो, y की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस मशीन के अंदर कोई भी नंबर डाल दो, ये मशीन उसको एक्सेप्ट कर ले रही है, इनकार नहीं करेगी। भैया कोई भी नंबर लाओ, कहीं से भी खोज करके लाओ, क्या है, कहीं से भी खोज करके ले आओ, बस इमेजिनरी नंबर को छोड़ करके, क्योंकि फंक्शन जो है वास्तविक संख्याओं के लिए डिफाइंड है, रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। आप x की कोई भी वैल्यू लोगे, कोई भी रियल नंबर लोगे, तो y की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये मशीन हर नंबर को एक्सेप्ट कर रही है, क्योंकि हर नंबर के लिए इसका कोई ना कोई आउटपुट निकल रहा है। तो ये हो गया y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको फिगर से आप समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो। मान लिया सेट ए से सेट बी में फंक्शन हमारा है, इसके अंदर हमने क्या लिया, डॉट 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 0 लिया, तो क्या आ गया, 0 जो है का आउटपुट 0 है। 1 का क्या है, 1 का आउटपुट 1 है, और -1 का आउटपुट क्या है, इसका भी आउटपुट 1 है। 2 का आउटपुट क्या है, 2 का है 4 है, -2 का क्या है, उसका भी 4 है। √3 का क्या है, √3 का 3 है, डॉट 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 और इसे डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे एलिमेंट। तो इस सेट के में
यानी इस मशीन के अंदर x की कोई भी यानी कोई भी वैल्यू लोगे तो उसका कोई ना कोई आउटपुट निकलेगा। इसका मतलब ये फंक्शन जो है हर रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। तो यहां पर डोमेन क्या हो गया, जब हर नंबर x की कोई भी वैल्यू आप लेंगे तो y की कोई ना कोई वैल्यू निकलेगी, कोई ना कोई आउटपुट निकलेगा, और जो आउटपुट निकल रहा आप देख रहे हो वो भी सब पॉजिटिव नंबर है। तो अगर कहा जाए कि भैया इसका डोमेन क्या होगा इस फंक्शन का, इसका डोमेन यानी प्रांत, इस y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का प्रांत जो होगा वो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ, ए इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के बीच का नंबर है, यानी माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी इसके बीच शामिल नहीं है। दिस इज इक्वल टू रियल नंबर इसे कहते हैं। परिसर देखिए क्या होगा इस फलन का, परिसर आप देखिए 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 भी आएगा, क्योंकि जब x इक्वल टू √2 लोगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। यहाँ पर 2 जब लोगे √2 तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ये सब आ गया। तो इसका परिसर क्या हो जाएगा, परिसर में 0 भी शामिल है, और 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, यानी 0 और इन्फिनिटी, जबकि 0 इसमें शामिल है। तो 0 हो गया और इन्फिनिटी के बीच ये है स्क्वायर ब्रैकेट, इसका मतलब 0 इसमें शामिल है, और इसका मतलब इन्फिनिटी इसमें शामिल नहीं है। यानी 0 से लेकर के यानी ऑल पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं इसमें रेंज में। बात समझ में आ गई। ये तो हो गया प्रांत और परिसर हो गया। अब मैं दूसरी मशीन की बात करता हूं। ये दूसरी मशीन का एग्जांपल हमने लिया है, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स। एक्स क्या है, एक्स इसका इनपुट है, और एफ एक्स क्या है, y क्या है, ए क्या है, ए इसका हो गया आउटपुट्स। आप देखते हो। फिर यहां भी चूंकि हमने बताया है कि यहां इनपुट्स मैथमेटिकल जो मशीन है, मैथमेटिकल फंक्शन जो है, इनके इनपुट क्या है, नंबर्स है, आउटपुट क्या है, वो भी नंबर्स है। यहां हमने चेक किया कि मैथमेटिकल मशीन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए कोई भी नंबर इसके अंदर डाल दो उसका आउटपुट निकल रहा है, यानी हर नंबर के लिए ये मशीन डिफाइंड है, फंक्शन डिफाइंड है। अब इस मशीन को देखते हैं, चेक करते हैं। आइए, इनपुट 0 ले रहे हैं, यानी x बराबर 0 रख रहे हैं, तो देखिए y इक्वल टू क्या आ जा रहा है, f0 इक्वल टू √0 इक्वल टू 0 आ गया। x इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो y इक्वल टू आ गया f ऑफ 1 इक्वल टू √1 इक्वल टू 1 आ गया। x इक्वल टू 2 ले रहे हैं, y इक्वल टू f ऑफ 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। ठीक है, x इक्वल टू 3 ले रहे हैं तो y इक्वल टू आ जा रहा है f3 इक्वल टू √3 आ गया। अब x इक्वल टू देखिए माइनस में नंबर चेक करते हैं, x इक्वल टू -1 ले लिया तो y इक्वल टू आ जा रहा है f ऑफ -1 इक्वल टू √-1। x इक्वल टू -2 ले रहे हैं तो y इक्वल टू आ जाएगा f ऑफ -2 इक्वल टू √-2। जब इस मशीन में, इसको फिगर समझते हैं, डॉट 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 0 1 2 3 -1 -2 डॉट 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 0 डॉट 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 1 √2 √3 और डॉट डॉट डॉट। जब इस मशीन के अंदर कौन नंबर डाला गया, 0 डाला गया, तो इसका आउटपुट
रिजल्ट क्या निकला, 0 निकला। इसका मतलब 0 इज रिलेटेड टू 0, 0 इज कनेक्टेड टू 0, इसका इससे संबंध है इसका, यानी 0 जो है 0 का प्रतिबिंब है। तो 0 आउट इनपुट के लिए 0 आउटपुट निकल रहा है। 1 के लिए जब इनपुट 1 डाला तो आउटपुट 1 निकला। जब 2 डाला तो आउटपुट क्या निकला, स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकला। 3 डाला तो आउटपुट क्या निकला, √3 निकला। जब -1 डाला तो आउटपुट क्या आ गया है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, विच इज इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी, ये भी जो है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, जबकि सारे फंक्शन जो है रियल नंबर के लिए ही डिफाइंड है। ये मशीन हमारी जो सेट है इमेजिनरी नंबर के लिए नहीं सेट, तो ये इमेजिनरी नंबर को एक्सेप्ट नहीं करेगी। बात समझ में आ रही? तो इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू जब -1 डालेंगे तो इसको एक्सेप्ट नहीं कही, भैया जाओ हमारे बस की बात नहीं, हम आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। x इक्वल टू -2 डालोगे तब भी कहेगी हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब x इक्वल टू -1 -2 के लिए डिफाइंड नहीं है, क्योंकि x इक्वल टू -1 पुट करने पर कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है, कोई आउटपुट आता ही नहीं है, क्योंकि आउटपुट जो आ रहा है वो इमेजिनरी नंबर है और इमेजिनरी नंबर में रियल नंबर बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये -1 ये -2 इसका इनपुट नहीं होगा, केवल क्या होगा, इसके अंदर 0 होगा और ऑल पॉजिटिव नंबर, दैट इज होल नंबर। तो इस एग्जांपल के लिए प्रांत क्या हो गया, प्रांत हो गया 0 इसके अंदर है, तो ये लिखेंगे ऐसे 0 और कामा अप टू इन्फिनिटी, यानी ऐसे स्मॉल ब्रैकेट, यानी 0 से लेकर के अनंत के बीच जितने भी नंबर हैं सबको जो है सबकी आउटपुट यहाँ पर निकलेगा। बस मेरे अगर x इक्वल टू 1/2 ले लो तो आ जाएगा 1/√2, तो 1/√2 भी ये डिफाइंड है क्योंकि वो रियल नंबर है। तो 0 से इन्फिनिटी हो गया। परिसर क्या होगा, परिसर में भी यहाँ पर देख रहे हैं सब पॉजिटिव नंबर आ रहा है और 0 भी शामिल है। ये हो गया, इसका हो गया परिसर। अगर आप ये कहिए कि क्या इसके अंदर -√2 के लिए कोई इनपुट है, तो -√2 के लिए या -√3 के लिए या -√1 के लिए कोई इनपुट नहीं है। तो इस तरह से ये बात क्लियर हो गई कि मैथमेटिकल मशीन में, मैथमेटिकल फंक्शन में हर फंक्शन के लिए, हर मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए, हर मैथमेटिकल फंक्शन के लिए x की वैल्यू यानी इनपुट और आउटपुट अलग अलग होते हैं। जैसा कि मैंने आपको 2 एग्जांपल दिया, y इक्वल टू x² या fx इक्वल टू x² में इनपुट क्या हो गए, -∞ से इन्फिनिटी के बीच। यहाँ पर देख रहे हो इस मशीन के लिए इनपुट क्या हो गए, उसी को प्रांत कहते हैं, 0 से इन्फिनिटी, जबकि 0 इसमें शामिल है। इसका परिसर 0 से इन्फिनिटी, यानी इसका परिसर दोनों सेम आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि फलन का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से आप समझ गए होंगे। इसके बाद मैं अगले लेक्चर में फलन के प्रकार पढ़ाऊँगा और मैं यहीं पर अपना लेक्चर खत्म करता हूँ।